नमस्कार। सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे और विस्तार से हर एक खबर हम आपको बताएंगे कि आखिर अखबार में क्या तरजीह दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक दूसरे की परंपराओं और अनुभवों से सीख कर आगे बढ़े राज्य, द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये कहा गया है। तो देखिए, कल राज्यपालों के सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश का विकास राज्य के समावेशी विकास पर निर्भर करता है। तो फिलहाल इसलिए सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बात हर किसी के सामने रखी। उन्होंने सम्मेलन में परस्पर सीख की भावना से व्यापक चर्चा करने के लिए राज्यपालों के सामूहिक प्रयासों की भी सराहना की। तो देखिए, 2 दिवसीय ये बैठक राज्यपाल जो नवनियुक्त किए गए हैं 6 अलग अलग राज्यों में उनके साथ की गई थी, जिसमें साफ तौर पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो ये कहती नजर आई कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करें तो राज्य का न केवल बेहतर विकास होगा बल्कि इससे बहुत सी चीजें आसान भी हो सकती हैं। तो फिलहाल लगातार देखिए जिस तरीके से तमाम राज्यों को केंद्र के साथ में भी एक दूसरे के साथ लय में काम करने के लिए कहा जाता है, और क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि राज्यपाल और राज्य के साथ ही आपस में नहीं बन पाती है, मतभेद जैसी खबरें कई बार सामने आती है। आपने दिल्ली की तस्वीर को भी देखा होगा, आपने यहाँ तक कि कई अलग अलग राज्यों से भी ऐसी खबरें सुनी होंगी। और इसी को लेकर के जिस वक्त राज्यपालों का जो सम्मेलन था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी दौरान ये राज्यपालों से भी आग्रह किया और कहा कि आपको राज्यों के साथ भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत है और केंद्र के साथ भी तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल, चले बढ़ते आगे। छोटे किसान खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है, वैश्विक संकट दूर करने को काम कर रहा है भारत। पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है। तो कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी कई बातों को सामने रखा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देखिए, सुरक्षा के साथ साथ पोषण को भी जरूरी उन्होंने बताया। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर जोर देना चाहिए और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो छोटे तबके के किसान हैं, ऐसे में छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ के 90% किसानों के पास बहुत ही कम जमीन होती है। बिल्कुल, देखिए, कई विकासशील देशों की भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिर चाहे उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हो, पेस्टिसाइड्स उपलब्ध कराना हो, बीज उपलब्ध कराना हो या फिर प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर उन्हें खुद आत्मनिर्भर बनाना ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी कोशिश यह है कि देश के हर एक किसान की मदद हम कर पाए और उन तक हर एक जरूरी चीजें पहुंचा पाए। देखिए, छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत है, पीएम मोदी ने यह भी कहा। यहाँ के 90% किसानों के पास बहुत कम जमीन है। कई विकासशील देशों की भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने यह कहा है। तो वहीं देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अयोध्या की करेंगे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता पर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा और साथ ही साथ ये भी हम आपको जानकारी दे दें, दरअसल बताया यह गया कि समाजवादी पार्टी के जिस नेता पर यह गंभीर आरोप लगा उस पर कई बड़े गंभीर आरोप और है, और कैसे अवैध तरीके से उसने कई जगहों पर निर्माण करवाया था, अवैध तरीके से बेकरी चलाई जा रही थी जिसके ध्वस्तीकरण का काम बुलडोजर के जरिए किया गया है। और ये अयोध्या से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले में एक्शन भी लगातार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, तो समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद डबल कार्रवाई मुईद खान के खिलाफ की गई है। न केवल घर को ध्वस्त किया गया बल्कि प्रॉपर्टी कहां कहां है इसकी जांच कर उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जो बेकरी है मुईद खान की उस पर भी कार्रवाई की गई, उसे भी ध्वस्त किया गया। तो अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सपा नेता मुईद खान की बेकरी पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया।
तो इस खबर को आप दैनिक जागरण में देख सकते हैं और ये हेडिंग भी दी गई है कि किस तरीके से अयोध्या का जो मामला सामने आया, इसमें इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। और जो बेकरी बनाई गई थी वो अवैध तरीके से मोहित खान ने निर्माण करवाया था। यहाँ पर लगातार काम चल रहा था। जब खाद्य विभाग की तरफ से छापा पड़ा तो यहाँ पर कई अनियमितताओं का पता चला और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हर किसी ने देखी। हालांकि आपको ये ज्ञात होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि अगर इस तरीके की जानकारी हमें प्राप्त होती है, चाहे अवैध निर्माण को लेकर हो, चाहे बेटियों को डराने धमकाने सताने का हो, छेड़छाड़ का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, तो जो भी आरोपी क्यों ना हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत आपने उस कार्रवाई को भी देखा, बेकरी को भी ढहाया गया है और मोहित खान को लेकर के अब लगातार कई और नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये बेकरी सरकारी भूमि और एक अनुसूचित जाति के युवक की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के बाद बनाया गया था। शुक्रवार को उप जिला अधिकारी सोहावल अशोक कुमार की जांच में ये खुलासा हुआ था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और बेकरी को भी ध्वस्त कर दिया गया। खबरों में बढ़ते आगे, आशा किरण होम केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी दर्ज नहीं हुई है एफआईआर। जी हाँ, और देखिए अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण होम में जुलाई में हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाई है। तो फिलहाल देखिए आशा किरण होम को लेकर के लगातार ये बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि शेल्टर होम है ये, उन बच्चों की देखभाल यहाँ की जाती है जो कि मानसिक तौर पर कमजोर हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चों की मृत्यु की खबर मिलती है तो ऐसे में प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिसके बाद से आम आदमी पार्टी सरकार हरकत में आई और इसमें बीजेपी ने फिर से निशाना साधने का काम आम आदमी पार्टी पर किया है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर आप राजनीति जरूर देखेंगे। तो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो चुका है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टमार्टम का इंतजार अभी भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई संभव होगी। अगर रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी का पता चलता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। ये पूरा मामला रोहिणी से सामने आया था। रोहिणी में आशा किरण नाम का ये शेल्टर होम था, जहां पर मानसिक तौर पर कमजोर स्थिति में जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें वहां भेजा जाता था। लेकिन एक साल में 27 बच्चों की जान जाना और महज 20 दिनों के भीतर ही 13 बच्चों की जान जाना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में रोहिणी की जो एसडीएम है मनीष चंद्र वर्मा ने इस बात की जानकारी दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सामने ना आना वाकई ये कई सवाल खड़े करता है। जुलाई से पहले हुई मौत की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कई मामलों में रिपोर्ट 6 महीने बाद मिली है। ऐसे में जुलाई में हुई सभी मौतों की रिपोर्ट जल्द देने के लिए साफ तौर पर कहा गया है। बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ और आतंकवाद के मामले में 5 पुलिसकर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराज्यपाल ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला देते हुए 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी थे। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए दायर की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस विभाग के पास कांस्टेबल और शिक्षा विभाग के एक शिक्षक को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी गहरी संलिप्तता के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है। तो फिलहाल इस खबर को आप द हिंदू में देख पाएंगे और साथ ही इस खबर को फ्रंट पेज पे ही जगह दी गई है। हालांकि अब तक आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन इन आतंकवादी घटनाओं के साथ में अब ड्रग का मामला भी सामने आ रहा है और साथ ही 5 ऐसे पुलिस कर्मियों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिसमें ये आरोप उन पर ये तय किए गए कि जो 5 पुलिसकर्मी थे वो कहीं ना कहीं ड्रग में भी इन्वॉल्व थे और साथ ही टेरर के जो जितने भी मामले आ रहे थे उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी। यानी कि कुछ ऐसी जानकारियां भी साझा की जा रही थी जो कि पूरी तरीके से ये हम कह सकते हैं कि बहुत सीक्रेटिव रखी जाती हैं। देश की सुरक्षा का जब सवाल होता है और जब हर किसी को इस बात की जानकारी है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है, इसको लेकर के किस तरीके से लगातार आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है, आतंकवादियों की तरफ से उनकी तरफ से घुसपैठ की प्लानिंग होती है और कई जगहों पर टेरर की प्लानिंग और प्लॉटिंग भी की जाती है। तो इसको लेकर के अब जो 5 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिमाचल में फिर फटे बादल, 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए, 45 लोग अब भी लापता हैं। जी हां, और मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों में तबाही जारी है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जिस वक्त बादल फटा था तो उस वक्त भी भारी तबाही का मंजर हर किसी ने देखा था। 47 लोग उस वक्त भी लापता बताए जा रहे थे और 45 लोग अब भी लापता हैं। तो फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दारचा शिंकुला मार्ग पर शुक्रवार देर रात को बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई थी और इससे जो सीमा से सटी हुई जो सड़कें थी, ऐसे में वहां सड़क संगठन के 2 पुल बह गए थे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। 3 दिन पहले बादल फटने से बाढ़ में लापता हुए थे 45 लोग, जिनकी तलाश अब भी जारी है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते में अभी भी 1300 लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर इस वक्त आप उत्तराखंड में रास्तों के ब्लॉकेज देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी ये वजह है कि जिस तरीके से मौसम इन दिनों खराब चल रहा है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, तो जगह जगह पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको एक जैसी दिखेगी। और दोनों ही जगहों पर, एक जगह जहां बादल फटने की घटना सामने आ रही है तो एक जगह आपको लैंडस्लाइड की खबरें सुनाई देंगी। तो भारी बारिश की वजह से इन दिनों कई राज्यों का आलम बिगड़ा हुआ है। और अभी हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1300 लोग अभी भी फंसे हुए, माफ कीजिएगा, केदारनाथ की बात कर रहे थे, 1300 लोग वहां फंसे। हिमाचल प्रदेश में 45 लोग लापता चल रहे हैं। तो देखिए, हिमाचल में फिर फटे बादल, 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए और 45 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते में फंसे सभी 1300 लोग सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। और इतना ही नहीं, देखिए फिलहाल के लिए अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, न केवल प्रशासन और सरकार की ओर से बल्कि हर एक मीडिया चैनल भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। न्यूज इंडिया भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि बरसात के इस मौसम में आप भूल कर भी, गलती से भी पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें, वरना ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात वायनाड की करेंगे। दरअसल वायनाड हादसे में मरने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ चुकी है और अब ये संख्या बढ़ गई और 219 लोगों की जहां जान जाने की और जानकारी मिली है। कुल 143 शवों के अब तक अंग मिल चुके हैं और इसी वजह से पहले भी कहा गया था कि जिनके अंग महज प्राप्त हुए हैं उसके लिए डीएनए करवाया जाएगा। हालांकि इस पूरी खबर को आप पढ़ पाएंगे अमर उजाला में। केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन की वजह से जो हादसा हुआ, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, अब भी कई लोग लापता चल रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर की जानकारी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए मृतकों की संख्या बढ़कर 219 हो गई, 143 शवों के अंग मिल चुके हैं। देखिए, खबर बताते हुए भी काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि 29 जुलाई को जिस तरह से एकाएक यह हादसा होना शुरू हुआ, ये दर्दनाक मंजर अब भी जारी है और ये मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 361 जो है वो मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, अगर अभी फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल के लिए जो मृतकों की संख्या है वो अब और बढ़ गई है और 219 पर पहुंच गई है। 143 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है, जिन्हें खोजा जा रहा है। वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। जिला प्रशासन ने शनिवार को बताया कि मृतकों में 90 महिलाएं हैं और 30 बच्चे शामिल हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायनाड में कितना दर्दनाक मंजर अभी फिलहाल होगा। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात आपदाओं से जुड़ी हुई हम लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपदाओं से बचने के लिए मौसम विभाग भी लगातार पहले से ही अनुमान जता रहा है। ऐसे में मौसम पूर्वानुमान मॉडलों की और आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, और द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और अधिक आधुनिक और स्थान विशिष्ट और सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि जान माल की सुरक्षा के लिए आपदा न्यूनीकरण उपाय समय से पहले शुरू किया जा सके। और विजयन की टिप्पणी इस विवाद की पृष्ठभूमि में राजनीतिक महत्व रखती है कि क्या केरल सरकार को वायनाड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की संभावनाओं के बारे में चेतावनी दी गई थी। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में विजयन ने यह भी घोषणा की कि आपदा से विस्थापित हुए लोगों के लिए वायनाड में एक आधुनिक
टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग जब भी कहीं पे मौसम बदलने वाला होता है, बिगड़ने वाला होता है और इसकी जब जानकारी देनी होती है तो कई ऐसे उनके पास टेक्निक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए और उसके जरिए पहले से जगह जगह पर अलर्ट भेजे जाते हैं। लेकिन अब इसको और ज्यादा आधुनिक करने के लिए अब केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो मौसम विभाग के पास अभी भी तकनीकियों को लेकर के मजबूती नहीं है तो उन तकनीकों को और मजबूत करने का काम किया जाएगा और इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि पूर्वानुमान सही तरीके से जताया जा सके और ताकि अगर कहीं भी तबाही का मंजर आने की कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो पहले से अलर्ट किया जा सके और बहुत कम से कम नुकसान होने पाए, उससे बचा जा सके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा सके। तो वहीं ओलंपिक में दोहरी जीत दर्ज करने वाली मनु भाकर ने कहा कि चौथा स्थान अच्छा नहीं है। तो भारत के ओलंपिक इतिहास में मनु भाकर ने जिस तरह से अपना नाम दर्ज किया, इसके बाद उनकी ओर से एक बयान भी सामने आया है। तो भारत के ओलंपिक इतिहास में पथ दर्शक के रूप में 2 बार की पदक विजेता के रूप में और तीसरे पदक की दहलीज पर जिस वक्त मनु भाकर खड़ी थी, उन्हें उम्मीद जरूर थी कि उनके हाथ मेडल लगेगा, लेकिन वो इस दौरान निशानेबाजी में चूक गई, यानी कि उनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि जिस वक्त मीडिया ने उन्हें बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके पास अगर 2 मेडल हैं तो ये बुरा नहीं है, उन्होंने कहा कि लेकिन तीसरे मेडल की उम्मीद थी, मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ जो अच्छा नहीं है। बिल्कुल देखिए, और इस खबर में आपको मैं बता दूं कि चौथा स्थान मिलने पर बेशक से मनु भाकर नाखुश नजर आई, लेकिन देश के लिए ये एक गर्व की बात है, इसलिए क्योंकि 2 बार मेडल जीत लिया और उसके बाद भी जीत की जो उम्मीद उनसे थी उस पर वो बिल्कुल खरी उतरी। चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी उन्हें मेडल दिया गया, बकायदा उन्हें सम्मान मिला है। और लगातार खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और भी बड़ी खबरों को लेकर के हम आप तक उन खबरों को पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 199 कृषि मौसम सलाहकार कार्यालयों को बंद करने के लिए नीति आयोग की आलोचना की है और इस खबर को द हिंदू में आप देख पाएंगे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो कृषि आयोग की तरफ से जो अभी तक फार्म वेदर रिपोर्ट्स जो जारी किए जा रहे थे उसको अगर आप शट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देने वाली, खासतौर पे किसानों को परेशान करने वाली यह खबर होगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि 199 जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों को जो आपने ब्लॉक स्तर पर किसानों को मुफ्त मौसम संबंधी सलाह सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया था, उसे बंद कर दिया गया है। तो नीति आयोग का यह निर्णय पूरी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है और भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कांग्रेस का ये कहना है साफ तौर पर कि जिस तरीके से अगर आप किसानों को पहले से इस बात की जानकारी नहीं देंगे कि मौसम कैसा रहने वाला है, उनकी फसल क्या, जिस पर वो इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या अपना पूरा समय निकाल रहे हैं ताकि उनकी फसल अच्छे से पनप पाए, और ऐसे में अगर वो उपजाऊ फसल उस तरीके की ना हो पाए तो किसानों के लिए बहुत बड़ी क्षति साबित हो सकती है, बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस नाम नीति आयोग फॉर शटडाउन ऑफ 199 फार्म वेदर एडवाइजर ऑफिसर, यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर किसानों के लिए आप एक प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध कराएंगे जिसमें कृषि मौसम सलाहकार कार्यालय मार्च में बंद कर दिए गए थे, ये कहा गया क्योंकि नीति आयोग ने अपनी भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और निजीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 199 जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों को बंद कर दिया है। इन कृषि मौसम इकाइयों ने ब्लॉक स्तर पर सभी किसानों को मुफ्त मौसम संबंधित सलाह सेवा और बुआई के साथ ही उर्वरक के उपयोग, कटाई और फसलों के भंडारण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी, जो कि बहुत जरूरी है। बहरहाल बढ़ते आगे, डीएमके ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। तो फिलहाल देखिए, तमिलनाडु में एक बार फिर से
भगवान राम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार की ओर से एक बयान दिया गया है, जिस बयान का मुद्दा अब काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि राज्य में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के एक मंत्री की ओर से भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं होने का दावा करने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और साथ ही साथ राज्य के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने ओरियालूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है और इसका ऐतिहासिक सबूत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने महान शासक राजेंद्र चोल की जयंती मनानी चाहिए, जिन्होंने हमारी भूमि को गौरवान्वित किया। हमने उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, अन्यथा लोग कुछ ऐसा मनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं जिसका उनसे कोई संबंध या सबूत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, डीएमके के जो नेता हैं उनके तरफ से ये पहला मामला नहीं है जब राम का अपमान किया गया हो, और भगवान राम के अपमान में इससे पहले भी डीएमके की तरफ से ऐसी कई अपमानजनक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि सवाल यही खड़े होते हैं कि अगर आपको पूरा इतिहास नहीं पता है या फिर आपको धार्मिक ग्रंथों में जिन बातों का जिक्र किया गया है अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो आप किन तथ्यों के आधार पर ऐसी बातें कर सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, और बात अदालतों को लेकर। दरअसल लोक अदालती प्रक्रिया से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि हर हाल में समझौता चाहते हैं, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया। इस खबर को आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि कई ऐसी अदालती प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे लोग बेहद ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लंबा समय बीत जाता है लेकिन उन्हें किसी प्रकार से उस पूरे मामले को लेकर कोई समाधान नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखिए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालतों में लोगों को आ रही परेशानियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों के मामले से इतने तंग आ चुके हैं कि वो बस समझौता चाहते हैं। ये प्रक्रिया ही सजा है और ये हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, तो देखिए, जिस वक्त 75वीं वर्षगांठ थी और इसी पर विशेष लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 मामले तो निपटाए, लेकिन वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि ये हमें विचार करने की जरूरत है कि आखिर लोगों की ऐसी सोच क्यों बनती जा रही है अदालतों को लेकर के। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत सप्ताह के उपलक्ष्य में इस बात का जिक्र किया कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अदालत के मामले से वो बहुत दूरी अपनी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि अदालतें समय रहते उस समस्या का समाधान नहीं कर पाती, उन केसेस का निपटारा नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं अदालतों पर एक दाग है, एक धब्बा है जिसे ठीक करने की जरूरत होती है। और फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।